अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज़ में क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन या क्लासरूम असेसमेंट एंड आइटम्स डेवलपमेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 5 प्रेजेंट किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको ईटा, एनटीएस, पीएससी, एफपीएससी या दीगर टीचिंग टेस्ट में यूज़फुल होंगे। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स? इनडायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यानी कि इनमें से कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स हैं, यानी किसी भी बंदे की पर्सनालिटी को असेस करने की टेक्निक्स इनमें से कौन सी हैं? तो ये बोथ ऑफ द अबव हैं। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी हो सकता है, यानी कि पहले से प्लान शुदा। और ओपन एंडेड से मुराद ये होती है ना, ऐसे क्वेश्चन जो कि इलेबोरेट किए जा सकें। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं ना जिनका आगे एक ही जवाब होता है, यस नो क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड। जबकि ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सी यहाँ पे आंसर होगा, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट? साइकोलॉजिकल असेसमेंट के टूल्स, पोर्टफोलियो, केस हिस्ट्री, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑफ द अबव। अब जो पोर्टफोलियो होता है ना, तो वो और केस हिस्ट्री, पोर्टफोलियो कोई एक प्रोफाइल होती है किसी भी बंदे की, और केस हिस्ट्री भी जो है होती है ना, वो साइकोलॉजिस्ट ने वो प्रिपेयर की होती है किसी भी पर्सन की, उसकी पर्सनालिटी और उसकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स आ जाती हैं उसमें। और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, किसी भी बंदे का रवैया चेक करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये तमाम जो है ना टेक्निक्स जो हैं, तो दीज आर द टूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। किसी भी बंदे की असेसमेंट, जो पर्सनालिटी, उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के टूल्स हैं ये। ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर टेस्ट आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ, कौन सी कैटेगरी में ओवर्ट और कोवर्ट किस्म के टेस्ट आते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, स्कूल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर हम देखेंगे कि ये कौन से बिहेवियर्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के टेस्ट जो होते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये डी आंसर होगा। जबकि ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ऑफन क्लासीफाई बिहेवियर इनटू टू कैटेगरीज। ओवर्ट और कोवर्ट दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं। ओवर्ट बिहेवियर कौन से होते हैं? जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होते हैं, जैसे कि टॉकिंग, रनिंग, स्क्रैचिंग, ब्लिंकिंग, ये जो आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना, तो वो आपका ओवर्ट होता है। जबकि कोवर्ट बिहेवियर्स आर दोज विच go on inside the skin. They include private events as thinking and imagining. तो कोवर्ट बिहेवियर्स आपके अंदर, विद इन योर सेल्फ, आपकी पर्सनालिटी के अंदर चल रहे होते हैं। तो ये प्राइवेट थिंकिंग, इमेजिनिंग, आप जो सोच रहे होते हैं, वो आपके कोवर्ट बिहेवियर्स में आता है। जबकि ओवर्ट बिहेवियर ज़ाहिरन आप जो भी हरकत करते हैं ना, तो आपका वो ओवर्ट बिहेवियर होता है। फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ए पर्सनालिटी टेस्ट। इनमें से कौन सी टाइप है पर्सनालिटी टेस्ट की? स्ट्रक्चर्ड, प्रोजेक्टिव, मेजर्ड। तो जैसे हमने ऊपर भी देख लिया ना, और पहले भी हमने देखा है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं, ये पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं। इसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कुछ ऐसे टूल्स यूज़ किए जाते हैं कि बंदे की पर्सनालिटी सामने चली आ जाए। प्रोजेक्ट करना यानी कि उसको शो करना, तो उससे कुछ ऐसे काम करवाए जाते हैं कि वो उसकी जो ज़ात है, वो पर्सनालिटी है, वो खुल के सामने आ जाती है। तो ये दोनों क्या हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट्स। In structured personality test, there are direct and structured questions. That is why these tests are also called. तो ये जो स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं ना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सेल्फ रिपोर्ट, पीयर रिपोर्ट, साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट, नन ऑफ द अबव। अब देखें ना, ये जो होते हैं, तो ये आपकी सेल्फ रिपोर्ट होती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, डायरेक्ट और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप की पर्सनालिटी उसमें चेक हो जाती है, तो आपकी ये ज़ात की ये रिपोर्ट आ जाती है। पीयर तो आपका साथी होता है ना, और ये साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट ये एक अलग चीज़ है। तो ये आपकी ज़ात चेक हो जाती है, इसमें पर्सनालिटी आपकी सामने आ जाती है। द एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड, एबिलिटी टेस्ट में आपकी अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन कौन से आते हैं इसमें? तो आपके एबिलिटी टेस्ट में आप अचीव जो करते हैं ना, जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में आपको प्रमोट किया जाता है, वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका मिलान तबीयत, किसी भी खास फील्ड के लिए आपका जो झुकाव होता है, वो भी आपकी एक एबिलिटी होती है। और इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर आप अच्छे इंटेलिजेंट हैं तो वो भी आपकी एक एबिलिटी होती है। सारे आपके एबिलिटी टेस्ट में आ जाते हैं।
द डिग्री टू विच टेस्ट आइटम्स को रिलेट विद ईच अदर इज़ कॉल्ड। तो जब टेस्ट आइटम से मुराद क्या होती है कि एक टेस्ट के अंदर अगर मुख्तलिफ 100 MCQs हैं अगर फ़र्ज़ किया तो वो आपस में अगर को रिलेट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, द डिग्री टू विच द टेस्ट आइटम्स वो को रिलेट करते हैं तो पैरेलल आर अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, इंटर स्कोरर कंसिस्टेंसी, स्प्लिट हाफ मेथड, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। तो ये जैसे हमने पहले भी देखा है ना कि इंटर आइटम कंसिस्टेंसी क्या होती है कि एक टेस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो आपस में को रिलेट करें। स्प्लिट हाफ मेथड होता है एक टेस्ट को दो हाफ में तब्दील उसको डिवाइड करना और देखना कि दोनों हाफ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं टेस्ट के अंदर, एक जैसे हैं या नहीं है। तो इंटर स्कोरर कंसिस्टेंसी से मुराद ये होती है कि एक ही टेस्ट को जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है ना उसको अटेम्प्ट करें तो उससे रिलायबिलिटी जब चेक हो जाती है। तो पैरेलल और अल्टरनेट फॉर्म से मुराद ये होती है कि एक ही तरह के दो टेस्ट जब आप बना लेते हैं ना तो वो आपकी पैरेलल और अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी आ जाती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटीज़ हैं टेस्ट की। तो रिलायबिलिटी क्या होती है, द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स। तो एक टेस्ट को बार बार आप करें तो आपके रिजल्ट कंसिस्टेंट हों तो वो आपकी रिलायबिलिटी होती है। तो जो विद इन द टेस्ट जो आइटम्स एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं तो ये आपकी इंटर आइटम कंसिस्टेंसी होती है या रिलायबिलिटी होती है। अ टेस्ट इज़ नेवर परफेक्टली रिलायबल, ट्रू फॉल्स। तो डेफिनेटली कोई भी टेस्ट परफेक्टली रिलायबल कभी भी नहीं हो सकता, ट्रू आंसर होगा। और स्ट्रांग रिलायबिलिटी कंट्रीब्यूट्स टू द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। डेफिनेटली स्ट्रांग रिलायबिलिटी होगी तो टेस्ट वैलिड भी होगा, ट्रू होगा। ये वैलिडिटी क्या होता है कि अ टेस्ट मैयर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मैयर, यानी कि जो चीज़ आप मैयर करना चाह रहे हैं अगर टेस्ट वही चीज़ मैयर कर रहा है तो वो वैलिड होता है। जबकि रिलायबिलिटी इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रिलायबल आइटम्स द हायर द रिलायबिलिटी विल बी। ये भी सही है, ट्रू है। जितने ज़्यादा आइटम्स होंगे उतना ज़्यादा टेस्ट रिलायबल होगा। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी आर, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, टेस्ट लेंथ, टेस्ट सिचुएशन, आइटम डिफ़िकल्टी, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली ये जो है ना सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जितना टेस्ट लंबा या छोटा होगा वो उसकी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेगा। टेस्ट सिचुएशन, किस तरह के हालात में वो टेस्ट दिया जा रहा है, और फिर आइटम डिफ़िकल्टी भी डेफिनेटली वो टेस्ट की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करती है। आइटम्स फॉर विच इक्वली एबल पर्सनस फ्राम डिफरेंट कल्चर्स ग्रुप्स हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सक्सेस इज़ कॉल्ड। ऐसे आइटम जिसमें डिफरेंट कल्चर या ग्रुप से लोग आके उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो तो वो क्या होता है, आइटम डिफ़िकल्टी, आइटम डिफरेंशिएबिलिटी, आइटम वैलिडिटी, आइटम बायस। तो ये आइटम बायस होती है कि आइटम बायस्ड नहीं होने चाहिए, यानी कि डिफरेंट कल्चर या ग्रुप्स या डिफरेंट प्रोविंसेस के लोग अगर उसको अटेम्प्ट करें तो उनके सिमिलर स्कोर्स आने चाहिए। अगर सिमिलर नहीं आते डिफरेंट प्रोबेबिलिटी या उनकी सक्सेस की तो ये आइटम बायस होगा, यानी कि बायस्ड आइटम्स होंगे वो। नेक्स्ट है कि बाइनेट स्केल्स एंड वेचलर स्केल्स आर द टाइप्स ऑफ टेस्ट टूल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ। जो बाइनेट और वेचलर स्केल्स है ना तो ये टेस्ट हैं किसकी मेजरमेंट के लिए, इंटेलिजेंस, परफॉर्मेंस, स्किल्स और नॉलेज। तो ये क्या हैं आपके इंटेलिजेंस की मेजरमेंट के ये जो है ना ये स्केल्स हैं। तो स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल क्या था, ये 2003 में इन्होंने डेवलप किया था। कॉग्निटिव एबिलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट को चेक करने के लिए उन्होंने ये डेवलप किया था। जबकि जो बाइनेट स्केल्स है ना तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि आप टेस्ट बनाएं ताकि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो है ना उनको आप क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि जो कुंजेन बच्चे हैं। तो ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था, ये 1905 में ये बनाए गए थे। जबकि बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ये वेज ये आईक्यू टेस्ट है, डिज़ाइन टू मेजर इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ एडल्ट्स एंड ओल्डर एडोलसेंट्स। ये बड़े लोगों की एडल्ट्स की इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करने के लिए ये वेज या बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल ये बनाए गए थे। और इसी तरह जो है ना टर्मन ने क्या बनाया था, टर्मन ने ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन या आईक्यू उन्होंने बनाया था। देखें ना, लिविस एम टर्मन ने बनाया था ये, स्टैनफोर्ड उसने रिवाइज किया था बाइनेट ने। तो ये मेंटल एबिलिटी और डिवाइडेड बाय कॉग्निटिव एबिलिटी ने सॉरी मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई बाय 100 ये आपका इंटेलिजेंस या आईक्यू आ जाता है ये। और इसी तरह कुछ और हैं ये फॉर्म्स, अल्फ़ा एंड बीटा आर्मी, ये डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं। तो आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डिटरमिन वेदर ड्राफ्टीज को रीड। ये जो है ना देखा जा रहा था कि कुछ जो सोल्जर्स हैं ना
ये वर्ल्ड वार के बाद ये किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, कि सोल्जर्स अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं कि नहीं, सो दैट दे वुड बी असाइन द टास्क और ट्रेनिंग इन अलाइनमेंट विद देयर एबिलिटीज़। द आर्मी बीटा टेस्ट वाज डेवलप्ड फॉर दोज मैन विद लिमिटेड लिटरेसी हु वर अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू द रिटन टेस्ट। जो बीटा टेस्ट थे ना, तो वो अनपढ़ों के लिए बनाए गए थे, लिमिटेड लिटरेसी थी जिनकी, जबकि अल्फ़ा टेस्ट पढ़े लिखों के लिए बनाया गया था, वो देख रहे थे कि अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं या नहीं। तो ये थे क्लासरूम असेसमेंट एंड आइटम डेवलपमेंट या क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के MCQs। इनका जो पिछली वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इस तरह की आने वाली वीडियोस के लिए यूनिक आइटम्स को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रह सकें। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।